सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ इन माई चैनल द टीचर्स अड्डा 07। तो जो हमारी आज की क्लास है वो सीटेट के लिए ही है। आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपका 31 जनवरी को होना है वो एग्ज़ाम। ऑलमोस्ट 20 डेज बचे हैं आपके एग्ज़ाम होने में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो पेपर 2 की साइंस स्ट्रीम के लिए है, क्योंकि जो आपका पेपर 2 है, अगर आपके पास साइंस साइड है तो आपको 60 मार्क्स का जो होता है उसमें मैथ्स और साइंस ही आता है। और जो साइंस होता है आपको अच्छा खासा लेवल होता है, क्योंकि जो आपका पेपर 2 है वो आपका जूनियर के लिए होता है। तो इसीलिए उसमें आपका 6 to 8 क्लास तक का जो साइंस होता है वही आता है आपके एग्जाम में। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 6 क्लास का कंप्लीट साइंस। ठीक है, इसी तरीके से आपकी 3 वीडियो होने वाली है। बस 3 वीडियो में जो होगा आपका साइंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका पेडागोजी का है, पेडागोजी की भी क्लास आपको यहीं पे मिलेगी। तो साथ ही में ही आपको क्या है, जो भी हम आज यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं उसके हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल होंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और पूरे 6 क्लास के एनसीईआरटी साइंस के आप जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और आपका जो 100% एग्जाम है, बाकी आपका 15 मार्क्स का जो होता है पेडागोजी होती है, पेडागोजी से अलग जो आपका होता है वो सारा 6, 7, 8 की ही क्लास में से मिलता है। जिस तरीके से आपका पेपर 1 में एनसीईआरटी ईवीएस आपका 1 to 5 क्लास से सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से मिलते हैं, इसी तरीके से आपका साइंस भी जो है एनसीईआरटी का आपको यहीं से मिलेगा। और आपको पीडीएफ भी आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। और एक एक चैप्टर आपके लगभग शायद इसमें 15 to 16 चैप्टर हैं। सारे चैप्टर एक एक करके बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम चैप्टर 1 डिस्कस करते हैं, जो कि है हमारा क्लास 6 का चैप्टर 1। देखते हैं इसमें क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा, आपकी जो बुक होती है उसमें आपको बहुत कुछ दिया हुआ होता है, तो हमने उन्हीं में से जो आपके इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वहाँ से हमने वो सारा इस वीडियो में रखा हुआ है। आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत में विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजनों में बहुत अधिक विविधता है, आपको पता होगा। कुछ यूपी में अलग से खाना खाया जाता है, और अगर आप मध्य प्रदेश साइड चले जाएं, साउथ में से चले जाएं, तो सब तरीके का अपना अलग अलग खाए जाने वाले होते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि जो आपको हो ये तो सबको ही पता है, शाकाहारी मांसाहारी यही पॉइंट्स होते हैं आपके जो एग्जाम में आते हैं, और आप लोग इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं। तो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना चाहिए। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। ये क्वेश्चन आपके सीटेट प्रीवियस शायद 2011 में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। तो उसमें आपको ऑप्शन दिए हुए थे पौधे तथा जंतु, खाली पौधे, जंतु, ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो आपके आए हुए होते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिए। मतलब देखिए, जो आप पेड़ पौधे पादप खा रहे हैं उन्हें हम शाकाहारी बोल रहे हैं, जो जंतु को खाते हैं उन्हें मांसाहारी बोल रहे हैं, और जो इन दोनों को ही खा लेते हैं उन्हें हम सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका सरसों। देखिए आप, सरसों क्या है, अगर सरसों के पत्ते जो होते हैं उनका हम सब्जी बनाने में यूज करते हैं, जिसके हम साग बोलते हैं, साग बनाते हैं उसके पत्तों से। और जब वो बड़े हो जाते हैं उनके फूल के बाद जो बीज आ जाता है उससे हम तेल भी निकालते हैं। तो इसके जो होते हैं हम 2 भाग खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केसर के पौधे को वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे ज्यादा केसर कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका जम्मू कश्मीर में। और जो केसर का आपसे मूल स्थान पूछते हैं तो वो है आपका दक्षिण यूरोप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है आपकी भोजन बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, पत्ती के लाल रंग, नारंगी और पीला रंग, ये आपका कैरोटीन है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा इंस्प्रिंट हुआ है पीडीएफ में। तो कैरोटीन के कारण होता है पत्ती का जो लाल रंग होता है। ठीक है, सभी चैप्टर में से पॉइंट्स लिए हुए हैं एक। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 2, भोजन के घटक। ठीक है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, विटामिन होती है और खनिज लवण होते हैं। ठीक है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो ये वो पार्ट्स होते हैं, मतलब पार्ट्स नहीं, सॉरी, मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है, अभी इसमें इसी चैप्टर में कुछ परीक्षण दिए हुए हैं जो आपके में इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला है आपका मंड का परीक्षण। ठीक है, खाद्य पदार्थों में यदि आयोडीन विलयन की मात्रा
आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डालते हैं तो यदि यह नीला या काला हो जाता है तो इसमें मंड यानी कि स्टार्च उपस्थित है। ठीक है, अगर हमें ये वाला परीक्षण किसी पे कर रहे हैं तो हमें इससे पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में हमारे मंड है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड है आपका प्रोटीन का परीक्षण। यदि खाद्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट का विलयन तथा कास्टिक सोडा का विलयन डालते हैं तो यदि आपका खाद्य पदार्थ कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन उपस्थित है। नेक्स्ट है आपका वसा का परीक्षण। खाद्य पदार्थ को कूटकर कागज में लपेट लें, यदि कागज में तेल का धब्बा उपस्थित हो तो उसमें वसा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके सारे, इन्हीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक ये कराने के बाद हम इसके आपके क्वेश्चन आंसर का सेट भी लगाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक बार और आ गया पॉइंट आपका। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन हमारे शरीरों को क्या करते हैं, रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। ठीक है, विटामिन आपके होते कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही देखेंगे हम, A B C D E और K। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, FG हॉपकिंस ने, और नाम किसने दिया था इसे विटामिन, वो दिया था फुंक ने। ठीक है, अब इसमें आते हैं कुछ जो होते हैं आपके जल में घुलनशील होते हैं, कुछ आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो जो जल में घुलनशील होते हैं वो आपके होते हैं B C। ठीक है, और जो आपके वसा में घुलनशील होते हैं वो होते हैं आपके A D E K। ठीक है, इसकी आपकी ट्रिक है कीड़ा। ठीक है, तो आपका जो कीड़ा है वो वसा में घुलनशील है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, और बाकी के दो जो बचते हैं वो आपके जल में घुलनशील है। ठीक है, कुछ आपके अब यहाँ पे विटामिन हैं जिनके आपको रासायनिक नाम दिया हुआ है, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है वो वाला आपको रोग दिया हुआ है। ठीक है, ए है आपका जो कि है रेटिनॉल, उसका रासायनिक नाम है और उसकी कमी से रतौंधी रोग हो रहा है। बी है थायमीन, उसकी कमी से बेरी रोग हो रहा है। सी से का एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग हो रहा है। डी से फिलिस्फोरोल रिकेटस रोग हो रहा है। ई से आपका टेगोफेरोल नपुंसकता का रोग हो रहा है। और के है आपका फ्लोथिन, जिससे आपका रक्त का थक्का बनना वाला रोग होता है। ठीक है, इसकी आपको ट्रिक है एक रथ एक टॉफी। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जिससे कि आपके सीक्वेंस में ही है ABCDE और K, तो रेटिनॉल, इनके साइंटिफिक नेम की आपकी ट्रिक है थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, फेलिस्फेरोल, और आपका इससे आ जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल के बाद आ जाता है आपका रक्त, एक सेकेंड, रा से हो गया आपका रेटिनॉल, था से हो गया थायमीन, ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, और ये आपका कैलिसफेरोल था, कैसे आपका हो गया, टो से हो गया आपका टेकोफेरोल, और फी से हो गया आपका फिलोफेरोल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, इसमें आपके तंतु, धागों वागों की सबकी बात की हुई है। तो वस्त्र जो है धागों से मिलकर बनते हैं, तो धागे किससे मिलकर बनते हैं, तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो तंतु पादपों तथा जंतु से प्राप्त होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। ठीक है, रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी से प्राप्त होती है। रेशमी तंतु रेशमी कीट कोकून से प्राप्त होते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि जो रेशमी तंतु किससे प्राप्त होते हैं, तो रेशमी कीट, और उस कीट का नाम है आपका कोकून से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसे तंतु जिनका निर्माण पादप व जंतु से नहीं किया जाता उन्हें हम क्या बोलते हैं, संश्लेषित, जैसे कि आपका पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया। और ठीक है, अब हम कुछ पादप जंतुओं के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि आपका पहला है रुई को कपास के पौधे से प्राप्त किया जाता है। कपास के पौधे काली मिट्टी और उष्ण जलवायु में उगाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। नेक्स्ट है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपका गुजरात है। अब जूट के बारे में कुछ बात करते हैं, तो जूट पौधों से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। और भारत में जूट को मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। ठीक है, रेशम के उत्पादन को हम सेरिकल्चर बोलते हैं या रेशमी कीट पालन कहा जाता है। ठीक है, रेशमी उत्पादन में अगर आपसे कोई पूछता है तो भारत का कौन सा नंबर पर स्थान है, तो दूसरे नंबर पे। ठीक है, लेकिन चीन के बाद तो सबसे पहले नंबर पर किसका नाम आता है, आपका चीन आता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है हमारा वस्तुओं के समूह बनाना चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम पदार्थों के गुण डिस्कस करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं दिखाई देती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। तो पारदर्शी कौन कौन से हो गए हमारे एग्जाम्पल है, जैसे कि कांच, जल,
वायु तथा प्लास्टिक के पत्थर, ठीक है। और ऐसे पदार्थ जिनसे हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, पाराभासी कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे वस्तु स्पष्ट ये देखिए, जिनसे हमें वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखा रही है उन्हें हम पारदर्शी बोल रहे हैं। और ऐसे पदार्थ जिनसे वस्तु दिखाई देती है परंतु पूरी स्पष्ट नहीं, उन्हें हम पारभासी बोल रहे हैं। और जिनसे वस्तु हमें बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती उन्हें हम अपारदर्शी बोलते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं उन्हें हम विलय बोलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, आपको सबको पता भी होगा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। जो पदार्थ जल में लुप्त या घुलते नहीं है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अविलय बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमें पदार्थों का पृथक्करण इंपोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर भी आपका। तो हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसाद, साधन, निस्तारण तथा निष्पंदन मिश्रणों से उनके अवयवों को पृथक्कन करने की विधियां हैं ये सारी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट क्या चीज है, अनाज से भूसा और पत्थरों को हम किस विधि से अलग करते हैं, हस्तचयन से। और भूसा अनाज के भारी बीजों से, ठीक है। इनमें दोनों में डिफरेंस है, उसमें हम अनाज से भूसा और पत्थर अलग कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, हम भूसा जो है अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि से अलग कर रहे हैं, ठीक है। रेत और जल के मिश्रण से रेत के भारी कण तल में बैठ जाते हैं और इस विधि को हम क्या बोलते हैं, निस्तारण विधि बोलते हैं, ठीक है। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को हम निष्पंदन के उपयोग से पृथक करते हैं, ठीक है। निष्पंदन के उपयोग से पृथक किया जाता है, ठीक है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जाता है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस चैप्टर के भी आपके। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 16, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ठीक है। हमारे चारों ओर में आपने भी देखा होगा बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, खेतों में जो है फसलें समयानुसार बदलती रहती है। आपके घर में अगर कुछ फुलवाड़ी लगे हुए हैं तो आपने देखा होगा उन पर कभी फूल आते हैं कभी नहीं आते, तो उनका मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है कि किसी फूल पे इस मौसम में फूल आ रहे हैं, किसी का पेड़ पे इस समय हरी पत्तियां निकल रही हैं, तो सबका अपना अलग अलग होता है। तो इसे जैसे पत्तियां भी रंग बदलती हैं, फसलें समय अनुसार चल रही हैं, कुछ फूलों का अपना समय है फूल खिलने का, ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उत्क्रमणीय, इसमें सबसे पहले उत्क्रमणीय परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सके, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ हम दोबारा से बना सकते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाना, बर्तन से बाद में मिट्टी दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कौन से हैं कि जिसमें हम पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हमने दूध से एक बार दही बनाई तो हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते हैं। गाय के गोबर से बायोगैस अगर हमने बना दी तो वापस हम उसे गाय के गोबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हाँ, ये है। टूटी हुई हड्डी को प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की पट्टी लगाई जाती है, आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 7 पर चलते हैं। पौधों को लक्षणों के आधार, चैप्टर 7 आपका पौधों को जानिए, इसमें आपकी सारी बातें पौधे की हुई हैं। तो पौधों को जो है लक्षणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि आपका पहला है शाख, दूसरा है झाड़ी और थर्ड है आपका वृक्ष, ठीक है। हरे एवं कोमल तने वाले भाग शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, उनमें अक्सर शाखाएं नहीं होती हैं। तो जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन झाड़ी टाइप नहीं होता, उनमें तना भी होता है लेकिन उनकी हाइट क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं तथा कठोर हो जाती है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, तो इन्हें झाड़ी कहते हैं। आपने देखा होगा जो एक समूह सा बना के हुए होते हैं, ठीक है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं, तो इन्हें क्या बोल रहे हैं, वृक्ष। वृक्ष बेसिकली आपका इस शेप में होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, विसर्पी। जो भूमि पर फैल जाते हैं विसर्पी लता कहते हैं। कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, आरोही, ठीक है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। वाष्पोत्सर्जन की अधिकता से पौधे मुरझाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि पौधे किस कमी से, किसकी अधिकता से मुरझाते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन की अधिकता से पौधे आपके मुरझाते हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, भोजन बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी लाल रोशनी होती है। लाल प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और सबसे कम होती है आपकी बैंगनी रंग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपका। हरे प्रकाश में आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आप से क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे अधिक होती है आपकी लाल रंग में, सबसे कम होती है बैंगनी में, और हरे रंग में आपकी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है।
प्रकाश संश्लेषण में आपके 3 से 2% की ही प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आपका वाष्पोत्सर्जन की दर को किस में नापते हैं? हम पोटोमीटर में नापते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। नेक्स्ट है पौधों में जल का संवहन जाइलम से होता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के, वही क्वेश्चन मतलब वही टॉपिक्स हैं सभी जो आपके एग्जाम में आते हैं। चैप्टर 8 है शरीर में गति। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल चलने में सहायता करते हैं और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करते हैं। अस्थियों के इससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर 2019 में ही आया है। ठीक है, अस्थियों में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। तो धुराग्र संधि का क्वेश्चन आपका आया था, ये कौन सी संधि है? जो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि होती है, तो वो होती है आपकी धुराग्र संधि। कौन सी संधि होती है जो एक ही दिशा में गति करती है? वो होती है आपकी हिंज की संधि, जो कि हमारी कोहनी में होती है। ठीक है, अचल संधि ऐसी संधि जो स्थिर रहती है, ऊपर जबड़ों और कपाल के मध्य हमारी अचल संधि होती है। ठीक है, पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। पक्षियों की जो पेशियां होती हैं वो दृढ़ होती हैं और अस्थियां जो होती हैं हल्की होती हैं, इसलिए वो उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। तिलचट्टा के 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चढ़ने में सहायता होता है। तिलचट्टा के कैंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण और संकुचन से होती है। घेंगा जो है पेशियापाद की सहायता से चलता है। चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, जो कि हमारा सजीव एवं उनका परिवेश। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। ठीक है, आप भी जहाँ रहते हैं वो आपका घर, आपका आवास ही होता है। ठीक है, पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं उसे अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, जो किसी जीव को और उन्हें कहीं एक विशेष जगह रहने के लिए उन्हें अनुकूल बनाती है तो उसे हम उनका क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः स्थलीय और जलीय आवास में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, आवास का पूरा टॉपिक जो है आपका एनसीईआरटी ईवीएस में है। पशु पक्षियों के आवास का भी है, आपके मनुष्य का आवास का भी है, कि जम्मू कश्मीर में कैसे घर पाए जाते हैं, या जो आपका फाख्ता है वो कैसे घरों में रहता है, तो सभी वो आपका एनसीईआरटी ईवीएस में आया हुआ है। ठीक है, पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक होते हैं। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु वहां की परिस्थिति के प्रति अनुकूलित रहते हैं। उनकी मोटी त्वचा ठंड से उनका बचाव करती है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है कि किस कारण रहते हैं, तो मोटी त्वचा जो होती है उनको ठंड से बचाव करती है। आलू का खाने योग्य भाग क्वेश्चन आया हुआ है आपका तना है, और गाजर का खाने योग्य भाग आपका जड़ है। ठीक है, आलू जो है आपका भूमिगत रूपांतरण तना होता है जिसे कंद कहा जाता है, जबकि हल्दी के पौधे को हिस्से को हम क्या बोलते हैं? प्रकंद बोलते हैं। ठीक है, वे पौधे जिनमें कभी भी पुष्प नहीं बनते, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्रिप्टोगेट्स बोलते हैं उन्हें हम। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है आपका रेफ्लेसिया और सबसे छोटा है आपका वुल्फिया। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम इन्हें। जिनमें कभी भी पुष्प नहीं खिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिप्टोगेट्स, और जो सबसे बड़ा है वो आपका रेफ्लेसिया और जो सबसे छोटा है वो आपका वुल्फिया। ठीक है, चैप्टर 10 की ओर चलते हैं, जो कि है गति एवं दूरियों का मापन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, कदम की दूरी का उपयोग करके मापन करते थे। ठीक है, जब इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे किसी के भी पास। ठीक है, अब मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग करते हैं जिसे कि समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है, जिसे हम एसआई पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल, ये थोड़ा इधर उधर हो गया था। तो ध्वनि का है आपका डेसिबल और प्रतिरोध का है आपका ओम, आवृत्ति का है आपका हर्ट्ज, और लेंस की क्षमता का नामते हैं तो उसका आता है आपका डायोप्टर। इस चैप्टर में इतना ही था। चलते हैं चैप्टर 11 की तरफ, जो कि है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देती हैं तथा हम इनकी दूसरी ओर रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं। ठीक है, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, में प्रकाश की चाल जो होती है आपकी निर्वात में सबसे अधिक होती है। चैप्टर 12
विद्युत तथा परिपथ। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में आपके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। अगर बल्ब की बात की जाए तो बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो उसके टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर आपका बल्ब जलता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल प्रकृति है जो विद्युत धारा के प्रवाह रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है, जोड़ता होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, जोड़ता है, ठीक है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उन्हें हम विद्युत के चालक कहते हैं, और जिनसे प्रवाहित नहीं हो सकती उन्हें हम विद्युत रोधक कहते हैं। बिजली के बल्ब का आविष्कार आपका एडिसन ने किया था, और जो बिजली के बल्ब का आपका फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन से बना होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। विद्युत दृष्टि का जो तार है आपका नाइक्रोम से बना होता है। इंपॉर्टेंट है सभी आपके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे। 13 चैप्टर है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और जो आकर्षित नहीं करते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मैग्नेटाइट क्या है आपकी? एक प्राकृतिक चुंबक है। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। सफलतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। चुंबकीय कंपास, ये कंपास है आपका, की सुई किस ओर इंगित करती है? तो आपका उत्तर और दक्षिण, ठीक है। ट्रांसफॉर्म विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हमारा क्या है? वेबर है, ठीक है। चैप्टर 14 पे चलते हैं जो कि है हमारा जल। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जल वाष्प मिलती रहती हैं, ठीक है। जल वाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं, जो बादल जैसी दिखाई देती है। बहुत सी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं। ये दोबारा आपका रिपीट होगा, जो बादल जैसी दिखाई देती है। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम तथा ओलों के रूप में गिरती हैं, ठीक है। ये जो वर्षा, ओलों तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। जो वर्षा है और वर्षा, ओले तथा हिम नदियों में, झीलों में, तालाबों में, कुएं में और मिट्टी इसमें जल की पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को हम क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। बाहरी जल का सूत्र आपका D2 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। जल का क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री और फ़ारेनहाइट में आपका 212 और केल्विन में आपका 373 होता है। अम्लीय वर्षा का कारण आपका SO2 NO2 है। आसवन विधि द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। चैप्टर 15 है आपका हमारे चारों ओर वायु, ठीक है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका, अगर आपको मतलब आपने रूम में ही बैठे हैं, आपने फैन चला रखा, तो उससे जो आपको हवा आ रही है आप उसे देख नहीं सकते, बस आप उसको क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं कि आपको हवा मिल रही है, ठीक है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जो है जगह घेरती है, हाँ है इसका आंसर। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूलकण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है, ठीक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे हम क्या बोल रहे हैं? वायुमंडल। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। जो पर्वतारोही होते हैं वो पर्वत पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर वायु दाब अधिक होने से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। वायु दाब अधिक होने से ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऑक्सीजन गैस जो है जलने में सहायक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। वायुयान के टायरों में हीलियम की गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन के ज्वलनशील होने के कारण और वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाने के कारण वायुयानों में हीलियम का ही उपयोग होता है, क्योंकि ये एक्रेशियल गैस होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपका। गोताखोर कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन व हीलियम गैसों का प्रयोग करते हैं। विद्युत बल्ब में मुख्य रूप से आर्गन व नाइट्रोजन कितनी होती है? 26% का उपयोग किया जाता है, ठीक है। भोपाल गैस कांड जो कि आपका हुआ था 3 दिसंबर 1840, ये आपका यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है में, जो कि किस गैस के कारण हुआ था? आपका मिथाइल आइसोसाइनेट के नामक से गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं। एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन 71% और बाकी एथेन व प्रोपेन गैस होती है। सीएनजी गैस में मुख्यतः आपकी 90% मीथेन होती है। एथेन और प्रोपेन भी इसमें मिलाई जाती है। बर्फ के जमने में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
आज हमने डिस्कस किए हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी, जिसके आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे इसमें। अब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 7th क्लास की साइंस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 8th क्लास की साइंस कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद पेडागोजी, और उसके बाद आपका जो साइंस का पोर्शन है वो बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाता है। बस आपको फिर एग्जाम टाइम में ये अपनी पीडीएफ एक बार देख सकते हैं आप, या जो अगर आप साथ साथ वीडियो के नोट्स बनाते चल रहे हैं तो आपको एक नोट्स बस एक बार उठाकर देखने हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट्स कर प्लीज़ बताइए आपको आज का जो हमारी वीडियो थी वो कैसी लगी। आपको कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम लगी या कुछ गलती लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।